समझना है। अब ये अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में क्या कहेंगे? हमें पेशेंट को समझना है। तो क्या है, कहता है मेरे को समझाओ, या हम क्या करते हैं पेशेंट को समझाना शुरू कर देते हैं, तुम नमक मत खाओ, तुम मिर्ची मत खाओ, तुम्हें ये प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि तुमने ये किया, तुमने बी किया इसलिए तुम्हें सी हो गया। ये कोई हमारा काम नहीं है उसको समझाना, हमें तो ये है कि पेशेंट को समझना है। चलिए ठीक है। हेलो सर, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। वेरी, डॉक्टर सहगल के बारे में पता है? यस सर। कौन थे? वो मास्टर थे। तो डॉक्टर सहगल ने क्या किया, फटाफट लिखो भाई, बाकी सब लोग। वो पेशेंट को समझते थे, यानी कि वो जब पेशेंट हमारे पास आता था, वो क्या सोचता है वो बीमारी के बारे में, वो हमारे पास क्यों आया है, वो सब स्टडी करके रूब्रिक निकालते थे और बाद में मेडिसिन देते थे। जो सबसे बड़ा टास्क था डॉक्टर सहगल के आगे वो ये था कि जो रेपर्टरी, अच्छा रेपर्टरी का मतलब क्या होता है? रूब्रिक, रेपर्टरी का मतलब, हाँ, क्यों रेपर्टरी क्यों बनाई गई? फाइंड द मेडिसिन। ये नहीं कि रेपर्टरी बनाने का मकसद क्या था, यही मकसद था कि लाइफ को आसान किया जाए। डॉक्टर कैंट ने भी ये सोचा कि लाइफ को आसान किया जाए कि कैसे, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो हम लोग वर्ड ढूंढते हैं, कहीं से उन्होंने वर्ड ढूंढा, जैसे फियर ढूंढा, तो अब उन्होंने कहा भी ऐसे तो हम सूरज सुबह से लेके शाम लगा देंगे मटेरिया मेडिका में, तो फियर ढूंढते ढूंढते शाम हो जाएगी, तो फियर कितनी मेडिसिन के अंदर आता है, तो उन्होंने एक तरह से एक रेपर्टराई कर दिया उसको, मतलब एक जगह पे जाके रख दिया, फियर के अंदर 200 मेडिसिन में फियर होता है। तो इससे पहले तो रेपर्टरी से ये पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। ओके, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन लिखी है रेपर्टरी में वो मटेरियल मेडिकल से मैच नहीं होती, या पता नहीं चलता वो कहाँ लिखी है इंफॉर्मेशन। जैसे फियर ऑफ पॉवर्टी है, अब फियर ऑफ पॉवर्टी को तुम मटेरियल मेडिकल में ढूंढने जाओगी तो तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा? बहुत ज्यादा, एक्चुअली मिलेगा ही नहीं इतना ज्यादा। पहले तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि है कहाँ फियर ऑफ पॉवर्टी, लिखा भी है एग्जैक्टली कि नहीं लिखा, या किसी लाइन में लिखा होगा। ठीक है, तो डॉक्टर सहगल ने क्या किया, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम ये आई, जो वर्ड थे रेपर्टरी में, जो वर्ड दिए के लोग हैं, हमारे पास जो पेशेंट है वो हिंदी में आते हैं, पहला चैलेंज था वर्ड्स को डिकोड करना, खाली वर्ड्स को। फियर क्या है, एंजाइटी क्या है, वर्ड्स, उनको वर्ड ही पहले तो डिक्शनरी में जाके वर्ड्स को डिकोड करना था, सबसे बड़ी मुसीबत थी वर्ड्स की जानकारी लेना। एक पेशेंट कहता है कि मेरे कोई दोस्त नहीं बनते। अच्छा, ये यहां तक पहुंचेंगे कैसे? चलो हम लोग किसी के पास ये कैसे पहुंचेंगे कि उसका कोई दोस्त नहीं है या दोस्त नहीं बनता, उसको है बुखार, उसको है खांसी, यहां तक कैसे पहुंचेंगे? उसको है वो बुखार है बस और कुछ नहीं है उसको, हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे कि उसका कोई दोस्त है या नहीं है? सर जैसे अगर बुखार है तो कोई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि बुखार हो तो भी सराउंडिंग में लोग बैठे हुए हो, और किसी को ऐसा रहता है कि नहीं हमको कोई नहीं चाहिए, अकेला रहना है। तो जब पेशेंट ऐसे आके बोलता है कि नहीं, जब मैं ठीक नहीं होता तो बुखार होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी हो, और ज्यादातर मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता। तो अब हम पूछते हैं कि हाँ बोलो। तो हम पूछते हैं कि क्यों आप बात नहीं करना पसंद करते, आपके दोस्त बाहर नहीं जाते, लोगों से नहीं मिलते? नहीं, मैं ज्यादातर दोस्त नहीं बनाता। तुम क्या कर रही हो? यस सर। हाँ, तुम आई एम क्या? स्टडीइंग इन पीजी सर। अच्छा, तेरे दोस्त हैं? यस सर। कितने हैं? 5-6। क्या है कि उससे जो है ना ऐसी, अच्छा बताओ भी, किसी के दोस्त नहीं है उसके, ये कैसे पता चले? हम उसके अटेंडेंस से भी पूछेंगे, मतलब जो भी मतलब फादर आया होगा पेशेंट के साथ उसे। अकेला आया है तो, और ना सर मेरे को दोस्त ही नहीं बनता, ऐसे पेशेंट ना ऐसे बोलते हैं। ठीक है।
तो पहली बात है कि उसका दोस्त बने क्यों कोई, और दोस्त चाहिए क्यों, ये समझना है हमने, समझाना कुछ नहीं उसको। अच्छा तुम्हारे दोस्त नहीं बनते, तुम्हारे को ऐसे देखो, तुम जाओ दोस्त बनाओ, किसी से बोलो मेरे दोस्त बन जाओ, ऐसा ये काम नहीं करना तुमने। तो क्या करोगे तुम्हें ये समझना है कि उसके दोस्त बने क्यों नहीं अभी तक, क्या वजह है ऐसी, तुम्हारे में कोई कमी है होगी भाई, तुम्हारे में कोई कमी होगी, ठीक है, तो ऐसा क्या करते हो तुम्हारे दोस्त नहीं बनते, तो ये समझना है कि उसके दोस्त बनते क्यों नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको यहां तक पहुंचे कैसे हम लोग, कैसे पहुंचे, तो पेशेंट की, हमें ये पेशेंट से पूछना ये है कि जैसे पेशेंट बुखार के लिए आया, ठीक है, अब हर आदमी से नहीं ये आंसर होता। अब आप ये पूछो कि बुखार के अलावा कोई ऐसी समस्या है जो इस समय तंग कर रही है, इस समय तुम्हें ऐसी कुछ फीलिंग है जो तंग कर रही है। अब ऐसी कोई फीलिंग में कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सर मेरे को बुखार तो है, लेकिन मैं सोचता अगर कोई मेरा दोस्त होता तो मैं उसको बुला लेता। हम नहीं पहुंचे, वो हमें पहुंचाएगा, इस रास्ते पे वो हमें पहुंचाएगा, समझ रहे हो बात कोई। मतलब हमें पेशेंट को पूछना है कि मीन्स या तो सिकनेस के टाइम आपको कोई पूछना, ये कंपनी वर्ड ही नहीं पता होगा, आपने कंपनी कैसे पूछ लिया, आपको पता है कंपनी का क्या मतलब होता है, ऐसे कोई टेक्निकल वर्ड नहीं पूछने आपने पेशेंट से। है कि हमने सिंपल चीज रखी, पेशेंट को बुखार है तो अंदर से क्या मन कर रहा है, बस यहीं पे रुक जाओ। तुम्हें कुछ नहीं कहना कि वो कंपनी चाहिए, अकेला चाहिए, पेशेंट को ये समझाना कि देखो भी ऐसे आपको बुखार है, ये तो मैं समझ गया, अब मैं आपको बुखार की दवाई तो दे नहीं सकता डायरेक्टली, ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट बुखार की दवाई नहीं है, तो मुझे आपके बारे में कुछ पता करना होगा। तो ये बताओ कि जब से आपको बुखार चढ़ा है आप क्या कर क्या रहे थे, आपके मन में क्या चल रहा था, क्या कर रहे थे, तो वो बताएगा। जैसे डॉक्टर साहब क्या चीज, मतलब सो रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, कोई काम की बात कर रहे थे, किसी से बात करने का मन था, क्या क्या मन था, अब हमने क्लू दे दिया उसको, ठीक है, अब वो समझ गया क्लू के, अच्छा तो ये कोई हमारा एक क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब है। अब वो उसमें से चूज करेगा जो उसको अच्छा लगेगा, या वो कहेगा से कुछ भी नहीं है। ओके, तो वहां पहली बात आती है कि अब देखो किसी का दोस्त नहीं बना कोई, ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास रिपर्टरी में कुछ वर्ड्स हैं। देखो मेरे दोस्त नहीं बनते कोई भी, क्यों, क्या वजह हो सकती है, अब इसमें सब दिमाग लगाओ अपना अपना, मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते हैं। अब ये तो गई वो तकलीफ में आया, दोस्त क्यों नहीं बनता, क्या महसूस कर रहे हो, इतना बुखार है, उसके साथ कैसा लग रहा है, ठीक है, तुम बताओ तुमको कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी को दोस्त बनाना, या तुम्हारे दोस्त नहीं बनते, या क्या हो, या तो हम ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और या तो फिर कोई सेल्फिश हो के वो ज्यादा इंटरेक्ट करना नहीं चाहता हो, ठीक है, और अब पेशेंट से ना तुम्हें ऐसे पूछा तो झगड़ालू होगी तुम, लड़ती होगी तुम बहुत। अब मैंने तुम्हें क्लू दे दिया, अब तुम सोचोगे हाँ मेरे को शायद हो सकता है डॉक्टर साहब मैं ना झगड़ती बहुत, मैं ना हर बात में ना बस बड़ी वो हूं, मैं नखरे वाली हूँ, तो ये पेशेंट को नहीं पता होता, वो आपको देना है, ये अब आपका काम है, आप बोलो तो तुम नखरे वाली होगे, बहुत बहुत नखरे होंगे तेरे, है ना, मैं बड़े सिंपल ही बात कर रहा हूँ। अब देखिए डॉक्टर सहगल ने क्या किया, पहले तो वर्ड को चक्कर फंस गया वर्ड्स का। देखिए आपने गुस्से का वर्ड सुना, एंगर, लिखो यस के नो, फटाफट ही सुना सबने, सेशन वर्ड सुना किसी ने, ये काम किया डॉक्टर सहगल ने। डॉक्टर सहगल ने ये किया कि जो वर्ड रिपर्टरी में है, और कुछ ऐसे वर्ड है जो तो हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, तो वेक्सेशन, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, इसके बाद वर्ड आता है आपके पास फ्रेटफुल। फ्रेटफुल किसने सुना, फटाफट लिखो यस के नो, कुछ लोगों ने सुना, देखो ठीक है। अच्छा ये वर्ड बताओ, पीविश वर्ड किसने सुना, पीविश, ये देखिए यहाँ पे एक रूब्रिक है पीविश, ठीक है ना, ये नहीं, ये देखो ये राज, और ओल्ड पर्सन, चाइल्डिश, पीविश क्या होता है, पीविश, Peevish means person is showing his or her irritability.
दोबारा से बताएं हिंदी में जरा। अगर पर्सन अपनी जो इरिटेबिलिटी है वो दिखाएगा, उसको पीयूष बोलते हैं। मतलब हम सपोज कोई पर्सन इरिटेट हुआ, मतलब तो वो सामने वाले को बोल के या फिर किसी और तरीके से दिखाएगा उसकी इरिटेबिलिटी, चीजें पटका के या फिर शाउटिंग करके, वैसे। यही बात। और इरिटेबिलिटी वाला क्या करेगा और एंगर वाला क्या करेगा? वो क्लिंचिंग द फेस, मतलब मुट्ठी बंद करेगा, मतलब दांत पीसेगा, फिर गुस्से से चिल्लाएगा। सर उसके पीयूष नेचर, हाँ हेलो, हाँ नेचर बोलो। में एक ज्यादा ही चिड़चिड़ापन होगा। यानी नॉर्मली भी जैसे कि हम किसी को पूछेंगे अच्छा सुनना, तो वो बोलेगा क्या है, एकदम से चिढ़ के बोलेगा। वो इरिटेबिलिटी कोई उसको एकदम थोड़ा रीजन होगा या सच में इरिटेट होगा तब रिएक्ट है। हाँ हाँ अब सर। कॉलेज में भी नहीं बताते, ना कोई क्लिनिक में दिखाता है, ना कोई समझाता है। यही डॉक्टर सहगल ने किया। डॉक्टर सहगल को ये करते करते सालों लग गए, एक एक वर्ड को खोजते हुए। चलो ये बात सही है। देखो पीवीश का मतलब क्या होता है कि वो उसको ये लगता है कि सब लोग, जैसे मैं आपके साथ नहीं रहती, आप तो हमेशा गलती निकालते रहते। इट इज वेरी हार्ड टू प्लीज, उसकी गलतियां नहीं निकाल सकते आप, इसलिए दोस्त नहीं बनते उसके। पीवीश नेचर है उसकी। अगर आपको सुनने को मिलेगा कि क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं सर कि मैं बहुत जल्दी लड़ पड़ती हूँ, मैं आर्गुमेंट करना शुरू कर देती हूँ। तो सर मेरे को क्या होता है कि मैं क्या करती हूँ, जरा से भी कोई बात मेरे से थोड़ा सा इधर उधर होती है तो मैं बस ये है कि आप तो मेरी गलती निकालते रहते हो बस। तो अब माँ क्या कहती है कि ये ना बहुत जल्दी बिदक जाती है, आप तो मेरी गलती निकालते रहते हो, मैं नहीं करती काम। अब ये पीविश नेचर हो जाती है, पीविश नेचर है। अच्छा एक वर्ड और आता है अभी, वो वर्ड है क्रॉस। अब मैं पूछूंगा क्रॉस वर्ड क्या कहते हैं। नो सर, पता चलेगा आज। क्रॉस मीन्स पार करना, ऐसा हो सकता है। ऐसे है तो लिटरली क्रॉस करना, आप क्रॉस करते कोई चीज, सड़क क्रॉस करते हैं, वैसे ठीक है तेरा, सड़क क्रॉस करना, गली को क्रॉस करना, किसी भी चीज को क्रॉस करना ठीक है, लेकिन मेंटल लेवल पे कैसे क्रॉस करते हो किसी के, ये सीखना है। अब ये रिपर्टरी है, चलो इसको हम शेयर करके आपको दिखाते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए, क्रॉस में कितने रूब्रिक हैं। ठीक है, इरिटेबिलिटी, चिल्ड्रन और क्रॉस। कई जगह उन्होंने इसको इकट्ठा डाल दिया, कई जगह अलग है। ये देखिए रूब्रिक, किक, चाइल्ड इज क्रॉस, किक एंड स्कोल्ड ऑन वेकिंग लाइकोपोडियम। आपने ये वर्ड यूज किया है, क्रॉस वर्ड? हेलो, हाँ सर, क्रॉस मीन्स उल्टा जवाब देता है वो। कैसे यूज करते हैं आप जरा समझाएं हमें। जैसे किसी, अगर छोटा बच्चा है उसको आपने बोल दिया कि आप इधर मत करो, आप ये मत करो, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो बोलेगा कि मैं क्यों ना करूं, मैं तो करूंगा। लाइक वो लिमिट क्रॉस करता है, ऐसा क्रॉस आंसर देगा वो। थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि वो सच में कैसे डिटेल में कहाँ तक जाएंगे बताइए। अगर सामने पेशेंट है और उसके मम्मा को पूछेंगे कि आप वो कैसा रिएक्ट करता है, अगर आप कुछ उसको बोल दोगे तो वो सामने से उल्टा जवाब देता है कि आपको यील्डिंग है, या फिर आपको सामने जवाब देता है उल्टा करके, वैसा। ये जो है ना क्रॉस वाले बच्चे होते हैं जो, ये ना ये ओपनली करते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपनली बस। और दूसरा ये फ्रस्ट्रेशन होती है इसके अंदर। क्रॉस मतलब जब आपकी बात को समझ नहीं रहा है, या आपके रास्ते में कोई आ रहा है, इसको कहते हैं आपके रास्ते में कोई आ रहा है, वो क्रॉस कर रहा है आपको। अगर आपके रास्ते में कोई आ रहा है, रुकावट बन रहा है, क्रॉस कर रहा है, और वहां पे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, एनॉयड होते हैं, इसका मतलब होता है एनॉयड। क्रॉस का मतलब एनॉयड होता है, ठीक है। और पीविश होती है, इरिटेबल डिस्पोजिशन होती है। ये दोनों में अलग है, मतलब एनॉयड होना। अब इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। क्रॉस का मतलब इंटेंसिटी अलग होगी, पीविश की जो वॉइस होगी वो बड़ी थिन होगी, थिन होती है, मतलब गुस्से वाली आवाज नहीं आएगी, ठीक है बस। तो डॉक्टर सहगल की समस्या यही थी
कि जो वर्ड थे ना वो फंस गए रेपर्टरी में। अब रेपर्टरी में फ्रेटफुल का रूब्रिक है, किसी को पता है फ्रेटफुल का रूब्रिक? डॉक्टर ध्रुमिल कौन है? ध्रुमिल सोनी को ऑन करो जी। यस सर। ये बताइए कि फ्रेटफुल का रूब्रिक बताइए कोई। नहीं नहीं देखा। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई रूब्रिक ऐसा वैसे अकेले में फ्रेटफुल भी है, ठीक है। फ्रेटफुल के नीचे बहुत सारे फ्रेटफुल कैमो। डॉक्टर सहगल ने क्या काम किया, जो सब लोगों ने लिखा कि हाँ डॉक्टर सहगल ने ये किया, तो डॉक्टर सहगल ने नए लोगों को लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है ये किया। डॉक्टर सहगल ने एक इंसान को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉमन, यूजुअल, ऑर्डिनरी बट यूनिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक जो बातें थी उनको ध्यान में रखा। ये ध्यान में रखना आप सबने, कॉमन होनी चाहिए बातें, यूजुअल होनी चाहिए और ऑर्डिनरी होनी चाहिए, ठीक है। और कॉलेज में हम क्या पढ़ते हैं? 3 चीजें। नहीं, 4th ईयर बीएसएम स्टूडेंट हैं? 4th ईयर स्टूडेंट। और रेयर रेयर और अनकॉमन। अनकॉमन। और हमने क्या लिखा? कॉमन। कॉमन और सिम्टम। रेयर की जगह क्या लिखा? यूजुअल। और पिक्यूलियर की जगह क्या लिखा? ऑर्डिनरी। तो जब आप डॉक्टर सहगल के पास आओगे तो जो आपका पिक्यूलियर सिम्टम है, रेयर सिम्टम है, वो सिम्टम है, ठीक है। पिक्यूलियर सिम्टम क्या है? रेयर सिम्टम है इस मेडिसिन का, ये तो इस मेडिसिन का रेयर सिम्टम है, ये पिक्यूलियर सिम्टम हो गया। लेकिन आदमी का क्या हुआ वो नहीं पता हमें। हमें मेडिसिन का तो पता चल गया, लेकिन आदमी का जो कॉमन, अब ये चीजें कम देखते हैं हम लोग, लेकिन इसके साथ क्या होनी चाहिए? यूनिक और इंडिविजुअलिस्टिक होनी चाहिए। कॉमन, यूजुअल, ऑर्डिनरी अपने डेली रूटीन के अंदर जो पेशेंट की लैंग्वेज होती है अपने को। तो ये फर्क कैसे है? ये फर्क कैसे है? रेयर, पिक्यूलियर और अनकॉमन से फर्क कैसे है हमारी लैंग्वेज? रेयर, पिक्यूलियर और अनकॉमन हाँ, उसके लिए रेयर पिक्यूलियर मतलब अपने जो ओल्ड फैशन स्कूल था क्लासिकल में, वहाँ पे वो ढूंढते कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड पे। अरे तुम्हारे यस सर। यूजुअल, ऑर्डिनरी क्यों लिखा गया? हम तो रेयर और अनकॉमन और पिक्यूलियर से भी खुश रह सकते थे सर, क्योंकि ये जो कॉमन, ऑर्डिनरी और यूजुअल इसलिए लिखा गया क्योंकि जो पेशेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता होगा ना, वो आके वो तुरंत बोल ही देगा, और वही कॉमन लैंग्वेज उसकी पेशेंट की होती है। उसके लिए हमें कुछ यूनिक ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वही पेशेंट को इंडिविजुअलाइज। देखो ऐसा था कि जैसे सपोज करो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ हिनाली, ठीक है। अब तुम बताना ये पिक्यूलियर है या कॉमन बातें हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि ना बस आप मेरी दवाई निकाल दो। बात यह है कि मैं अपने आप से तो कुछ कर नहीं पा रहा। अब मैं आया इसलिए, अब मेरे पास क्यों आया डॉक्टर पेशेंट, ठीक है। वो आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं कुछ दिनों से बीमार चल रहा हूँ, अब कुछ हो नहीं पा रहा, अब मेरी इच्छा ये है कि आप मेरे लिए कोई दवाई निकाल दो, ठीक है। अब उसने बड़ी, ये कोई रेयर बात नहीं है। हर आदमी, एक आदमी जो एक पेशेंट जो डॉक्टर के पास आता है वो कॉमनली कौन सी बातें करता है? कॉमनली बातें कौन सी करता है? तो यही करेगा ना कि डॉक्टर साहब अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्या है, डॉक्टर साहब मैं प्रिकॉशन ले लूं, मैं खाना खाऊं। तो डॉक्टर सहगल ने उन चीजों पे ध्यान दिया जो कॉमनली एक पेशेंट यूज करता है, एक अपनी लैंग्वेज में बता देता है, वो टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा कुछ। जैसे सपोज करो पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरे को ना बुखार चल रहा है, मैं कोई परहेज कर लूं, ठीक है। ये बड़ी कॉमन सी बात है ना, सभी कहेंगे ना, ये यूजुअल बात है भी। एक आदमी को गला खराब है तो वो पूछेगा ना भी मैं खट्टा खाऊं कि ना खाऊं। हाँ सर, पर तो भी सर जो पेशेंट को सबसे ज्यादा मतलब परेशान करता होगा वही वो सबसे पहले बोलेगा ना। वो इसमें नहीं आता, वो आएगा 3P में, प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट, पर्सिस्टिंग में। पहले तो समझो बड़ी यूजुअल सी बात है, बड़ी यूजुअल से पेशेंट आके बैठ जाता है, ठीक है। और डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अब ये कोई हमको प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट, पर्सिस्टिंग नहीं हो रहा, बड़ी यूजुअल से आगे बैठ गया वो आराम से आके। अब यूजुअल है कि डॉक्टर साहब चलो मैंने सोचा कि दवाई ले लेते हैं। अब क्या होता है, ये जो कॉमन, यूजुअल और ऑर्डिनरी जो प्रॉब्लम होती है ना पेशेंट की मेंटल स्टेट, ठीक है, ये कॉमन, यूजुअल, ऑर्डिनरी मेंटल स्टेट है, सिम्टम नहीं ले रहे हैं। उस
स्टेट है ना बड़ी, वो क्या होती है कि वो पेशेंट जो है ना बड़े ऑर्डिनरी ढंग से बताता है। ऑर्डिनरी मतलब उसमें टेक्निकल वर्ड उसको नहीं आते बताने, ठीक है, वो ऐसे ही बोल देता है। डॉक्टर जैसे जो है बड़े दिनों से एक मन कर रहा था कि चलो भाई जाके जो है जरा सा सैर सपाटा करके आ जाए। पेशेंट जो अपनी बात रख रहा है वो बात रखने का तरीका बड़ा कॉमन, यूजुअल और ऑर्डिनरी होता है उसका, ये हमने समझा। जो कि दूसरे अगर हम होम्योपैथी के फॉर्मूले में जाएं, रेयर, पिक्यूलियर और अनकॉमन में जाएं, तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा। अब पेशेंट ने एक बात रखी, उसमें से रेयर ढूंढो बैठ के, उसमें से फिर अनकॉमन भी ढूंढो, अब उसमें से पिक्यूलियर भी ढूंढो बैठ के, तो ये तो बड़ा मेहनत। डॉक्टर सहगल ने वर्जन पे ध्यान दिया कि भैया उसकी जो बात करने का तरीका होता है ना पेशेंट का, वो अपनी बात को बड़े कॉमन तरीके से, डॉक्टर साहब ये बताओ कि मुझे हुआ क्या है डॉक्टर साहब। अब उसने बड़े आराम से कॉमन तरीके से, बड़े एक ऑर्डिनरी बात है, उसने रख दी अपने तरीके से बात आके आपके सामने। डॉक्टर साहब मैं तो ना बड़े विश्वास के साथ आया आपके पास। ये कॉमन बातें थी, पेशेंट करते थे डॉक्टर सहगल के सामने। तो डॉक्टर सहगल ने बोला कि इन बातों को पिक कर लेते हैं, जो बातें पेशेंट आपके सामने आके रख देता है और ऐसे ही रख देता है जैसे वो आपका दोस्त हो, आपका डॉक्टर साहब आप तो मेरे ना घर जैसे ही हो। अब ये कैसे तुम्हारे घर जैसे हो गए भाई हम। तो यहां से हमारी जर्नी होती है शुरू 3P पे होकर जाके खत्म होती है। 10 साल से अस्थमा का अटैक हो रहा है, इसमें कॉमन क्या है? अस्थमा का अटैक हो रहा है, वो कॉमन है। हाँ, आगे। और सर 10 साल से हो रहा है इसलिए यूजुअल है। अच्छा, कॉमन क्या चीज है कि 10 साल में ये बताओ आपको जितनी बार भी अटैक हुआ, तो एक कॉमन चीज बताओ क्या हुआ उसमें से। तो सर कॉमनली क्या होता है, पेशेंट बोलता है सर कॉमनली सर क्या होता है कि जब मुझे अस्थमा का अटैक होता है ना तो मैं तुरंत लेट जाता हूँ या तुरंत लेट जाती हूँ। समझ आ गई? ये बड़ा कॉमनली हो गया। और ये यूजुअल है डॉक्टर साहब। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली वर्ड यूजुअल से आया, यूजुअली डॉक्टर साहब उस समय में क्या करती हूँ कि फटाफट गोली खा ले, तो यूजुअली हो गया, ठीक है। और ऑर्डिनरी क्या हुआ कि जो मतलब उसने ऑर्डिनरी तरीके से उसको कैसे लिया, उसका तरीका क्या था, बड़े उसने तरीके से लिया, घबरा गई नहीं घबराई, क्या उसके एक्सप्रेशन आए, एक्सप्रेशन कैसे दिए उसने उसको देते हुए, वो ऑर्डिनरी वे में अपने एक्सप्रेशन देता है उसको। अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बहुत दुखी हो रखी, बहुत दर्द होता है, ओहो डॉक्टर साहब क्या बताऊं, बहुत दर्द होता है साहब। ये है इसका ऑर्डिनरी करना। ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी मतलब समथिंग डिफरेंट सर, कुछ अलग ही दिखा रहा है वो अपने आप को। देखो ऑर्डिनरी होता है कि उसने कोई कॉपी नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के नहीं आया। वो जैसे होता है ना पेशेंट ऑर्डिनरी, कैसे बाल नहीं बने तो नहीं बने, कंघी नहीं हुई तो नहीं हुई, बटन खुला तो खुला ही हुआ है, उसको पता ही नहीं है, वो बड़े ऑर्डिनरी तरीके से आ जाता है। ऑर्डिनरी होता है कि उसको कुछ स्पेशल तैयार होकर नहीं आ रहा, सर मैं तो वैसे उठ के आ गया, मैंने सोचा चलो डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, अब डॉक्टर साहब देखेंगे क्या हुआ। ये एक ऑर्डिनरी तरीका, उसने कुछ सोच समझ के नहीं आया, वो ऐसे उठ के चल पड़ा। भैया तब तुम आए थे तो कुछ सोच समझ के आए थे, कुछ समझ के आए थे कि क्या कहोगे डॉक्टर साहब को। नहीं सर मैं तो वैसे ही आ गया उठ के, मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, अपना हाथ जा बताएंगे, दवाई दे देंगे, ठीक है। आप समझे, कोई वर्ड ऐसा कुछ नहीं अपनाया, वो आया सीधा आया बैठा और अपनी बात शुरू कर दी बड़े ऑर्डिनरी तरीके से। ऑर्डिनरी मतलब उसने कुछ स्पेशल उसके लिए कोई ढंग नहीं करा के पहले मैं बटन ठीक कर लूं, फिर कंघी कर लूं, फिर ऐसे बैठ जाऊं, फिर ऐसे करूं, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। बड़े आराम से आया, बात रख दी। अब इसका मतलब तीनों बातों का सीधी सी बात क्या हो गई, पेशेंट आया, आके बैठा, जो उसके मन में था उसने उसको साधारण रूप में जैसे उसको समझ में आया उसने रख दी बात। इसका पूरी लाइन ये हो गई। सिंपल तरीके से बैठा, उसके मन में जो था उसने उसको अपनी बात को रख दिया आपके आगे, बस। उसको नहीं पता कि आप ठीक करोगे नहीं ठीक करोगे, खराब होगा, बीमारी होगी, उसको कुछ नहीं पता। वो आया, उसने अपनी बात रख दी। अरे डॉक्टर साहब ये बताओ भाई, ये जो आप बीमारी है कोरोना वायरस है भाई, इसमें बताओ डॉक्टर साहब आपका क्या एक्सपीरियंस है। अब उसने ये बात बड़ी कॉमन रूप में रख दी, बड़े यूजुअल वे में उसने रखा और ऑर्डिनरी तरीके से पूछ लिया आपसे। इसमें को उसने ये नहीं करा गाली दे दी आपको, कोई आपको ऊपर शक कर दिया, कुछ नहीं किया। बस सीधे से आके उसने अपनी बात सिंपल तौर पर रख दी
कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि भी कोरोना वायरस फैल रहा है, बड़ा सुना है डॉक्टर साहब बहुत सुना कोरोना वायरस फैल रहा है, तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है ये ठीक हो जाएगा? डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको? ये बड़े कॉमन ऑर्डिनरी तरीके से उसने बात रखी है। तो आपने क्या करना है कि पहले पेशेंट की ये कॉमन हरकतें को नजर रख लेना है। सबसे पहले कॉमन चीज उसने क्या करी, आके बैठा इधर उधर देखने लग गया, और ऐसा ये आपके है तो क्लिनिक बड़ा अच्छा है यार, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि आप मेरी बात को समझें। इसमें गंभीर पेशेंट गंभीर है या नहीं गंभीर है ये बाद में सोचेंगे, वो क्या कह रहा है पहले उसने अपनी बात को कैसे रखा वो पहले समझा जाएगा। चलिए ठीक है जी। तो डॉक्टर सहगल ने क्या किया, अब बताइए जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको 2 वर्ड देता हूं, आपको चूज करना है कि, और सब लोग चूज करेंगे, आप यहां लिखेंगे, ठीक है। पेशेंट ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज करता है, जेलसी या एनवी? एनवी कोई नहीं बोलता, बात समझ में आ गई मेरी? क्वेश्चन को समझ में आ गए? यही डॉक्टर सहगल ने किया जी। उनको पता चल गया कि वो जेलसी बोलते हैं, एनवी कोई बोलता ही नहीं है, तो पता कैसे चले कि वो एनवी बोल रहा है कि जेलसी बोल रहा है? एक कहानी तो बाद में बताएंगे कि जेलसी और एनवी में क्या फर्क होता है, ठीक है। अब बताइए पेशेंट जो है ज्यादातर टायर्ड बोलता है या टॉर्पर बोलता है? टायर्ड बोलेगा सर। या ना सर, 4th ईयर बीएचएमएस में। 4th ईयर बीएचएमएस में है। अच्छा, आपने अब तक पढ़ाई करी है, उसमें कभी ये वर्ड सुना आपने, शाई या टिमिडिटी? ज्यादातर लाइफ में लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं आपके हिसाब से, शाई या टिमिडिटी? लिखिए सारे लोग। शाई यूज करते हैं, शाई, ठीक है। प्रोवोक करना आता है पेशेंट को, करो, अरे तेरे दर्द, हाँ देख ले। अब ये बता भाई, तू ये बता, तू दर्द के लिए आया मेरे पास? इसी के लिए आया, कोई और भी कोई काम वाम था? दर्द के लिए आया ना, हमें क्या पता किसके लिए आया, ठीक है। हाँ होती है। हाँ ये बताओ तुम्हें शाई होती है या टिमिडिटी होती है, फर्क क्या होगा? अब पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे को बहुत शाइनेस बहुत होती है, मैं शाई हूँ बड़ा, मैं ना किसी से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता, मेरे को मैं बहुत शर्माल हूँ, मुझे किसी को पूछने में, मैं किसी के साथ खुल नहीं सकता, किसी को ये पूछ नहीं सकता हूँ। अच्छा लगी, तुम्हारे सामने एक मेल पेशेंट बैठा है, वो कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत शर्माता बहुत हूँ, ठीक है। अब तुम क्या करोगी? क्या सर, फिर से रिपीट कीजिए। एक मेल पेशेंट बैठा है आपके पास सामने, और वो कहता है शर्माता बहुत, मैं बहुत शर्म नहीं, शर्माता बहुत हूँ। शर्म वर्ड अलग है, शर्माना। कई बार हम लोग शर्म वर्ड यूज कर देते हैं, तो आती है जो गलत काम करता है, शर्मा किसी को फेस नहीं करना, ठीक है। अब वो कहता है डॉक्टर मैं शर्माता बहुत हूँ, मैं वो शर्मीला हूँ। तो हमें वही पूछना है कि शर्म मतलब किस चीज के लिए, किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं? ये नहीं करना तुमने कुछ भी। क्या करेगी? नहीं, उसको बोलो शर्मा के दिखा दो यार। ओके। क्यों भाई, तुम्हें किसी को पता है आदमी शर्माता कैसे है? जरा शर्मा के दिखा मैगी। भाई जब तुम्हें आता ही नहीं तो तुम सीखोगी कैसे? सही बात है। पहले खुद तो सीखो शर्माना कैसे होता है। हाँ भाई, किसको आता है शर्माना? अच्छा दिखाओ मेरे को वीडियो पे, मैं देख रहा हूँ सबको। देखना, दिखाई शर्मा के, मेरा शर्मा के दिखा दे। कैसे शर्माओगे भाई, जरा शर्माओ। हाँ भाई, कौन शर्मा के दिखाएगा? शर्माना आता है किसी को? ठीक है। अच्छा साहब भाई ये बताओ, तुम शर्माते किस बात से हो? कौन सी ऐसी बात होती है जिससे तुम्हें शर्मीलापन होता है, शर्मा जाते हुए? भाई तुमसे कोई ऐसी कौन सी बात कर लेता है जिसमें तुम्हें शर्मीला सा आता है? ठीक है। अब शर्मीलापन क्या आता है? जैसे मैंने किसी से पूछा शर्मीला के, अब देखो ऐसा होता है शर्मीलापन करके दिखाओ, सब अपनी गर्दन टेढ़ी करो, है ना। शर्मीलापन में गर्दन टेढ़ी हो जाती है, ऐसे होती है, गर्दन टेढ़ी करो, सब अपनी अपनी गर्दन टेढ़ी करो। देखता हूँ कौन सबसे ज्यादा शर्मीला है। घर में कोई खाता तो नहीं खाता तो क्या कहते हो? बोलो भाई मैगी। अरे शर्माते क्यों हो, खाना खा लीजिए। हाँ पेशेंट से भी आप कहते हैं लोग शर्माना मत।
जो है बोल दे लो, है ना। अच्छा, उससे घर वाले भी बोलेंगे देखो शर्माना मत, डॉक्टर के पास जाके ना सब कुछ बता देना। मैडम इस बात को इग्नोर कर देते हैं, ये बड़ी कॉमन सी बात है। अब बात है किसने कहा उसके बारे में। तुम मैगी पेशेंट हो, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, तुम्हारे हस्बैंड ने कहा मैगी शर्माना मत, डॉक्टर साहब को सब कुछ बता दो, ठीक है। अब मेरे को ये जानना है कि मैं हस्बैंड से पूछूंगा आपको कैसे पता मैगी शर्माती है, आपको कैसे पता ये बात, ऐसा क्या है, हाय मैगी तुम शर्माती हो, कह रहे हैं शर्माती हो। अब यहाँ पे मैगी बोलेगी नहीं सर मैं तो नहीं शर्माती, ये इन्हीं को लगता है शर्माती हूँ, तो यहाँ क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ठीक है, यहाँ क्रॉस कर गए सबके सब। अब यहाँ पे तुम्हारे हस्बैंड को गुस्सा आ जाएगा, हस्बैंड को क्रॉस फीलिंग होगी यहाँ पे। जिनको क्रॉस वर्ड नहीं समझ में आया वो समझिए, अब आपने को क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब हस्बैंड को गुस्सा आ गया, अच्छा मेरे सामने बड़ा शर्माती हो, जब मैं कहता हूँ ऐसी साड़ी पहनो, नहीं ऐसी साड़ी क्यों पहनूं, ऐसी ठीक है, तो यहाँ तो बड़ा खिलखिला के हंस रही हो डॉक्टर साहब के सामने। तो अब यहाँ क्रॉस हो गया, तो आपका शर्माते हो तो कोई बुरी बात थोड़ी ना, शर्माना तो अच्छी बात होती है, शर्माओ और शर्माओ जितना शर्माना चाहते हो शर्माओ। लेकिन ये बताओ ये जो शर्माना है ये बीमारी के बाद शुरू हुआ या बीमारी से पहले शुरू हुआ, चलो इतना तो बता दो। हमें बीमारी के बाद का सिम्टम उठाना है, ये जो शर्मीलापन है ये बीमारी के बाद शुरू हुआ, शर्मीलापन, शर्म नहीं, शर्म एम्बैरेसमेंट। हम लोग इसी बात को, इसे कहते हैं कॉमन चीजें पढ़ना, इनको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में आपको स्टडी करना आपने। अब आप जब शादी आ रहे हैं आप किसी को इग्नोर कर दो, अच्छा या किसी को देख लो आप, ठीक है, किसी आपने लेडीज को देख लिया तो उसकी आंखें सबसे पहले शर्म में क्या होता है, ऐसी पलकें जो है वो झपक जाती है, ऐसे पलकें झपकती है, बताइए, चश्मा उतार के दिखाइए अपना, थोड़ी देर के लिए पलकें जो है वो नीचे हो जाती है। जब आप पेशेंट से बात करती हैं, जैसे हम पेशेंट के सामने बात करते हैं तो हम बड़े ओपनली उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, टोटल ओपन। मैं कभी कोई झिझकता नहीं, जैसे हाँ जी शादी हो गई, आपने कभी पेशेंट से पूछा शादी हो गई मैगी? नहीं सर, पूछा ही नहीं किसी से, नहीं। शादी हो गई तुम्हारी, शादी हो गई? हाँ हो गई सर। और भी करानी है, एक से ही काफी है? एक ही काफी है सर। अच्छा, ये शर्म के बोल रहे हो या बजाय शर्म के बोल रहे हो? मना नहीं है। आपने किसी पेशेंट से पूछा आपकी शादी हो गई? हाँ जी। अच्छा चलो, फिर क्यों पूछा, आपके मन में आ गया? आपके मन में आ गया या वैसे कोई क्वेश्चन रिलेट था केस से? हाँ, कभी क्या कोई फ्रस्ट्रेटेड लेडी आती है मिडिल एज की या 30-35 के आसपास, हाँ, तभी मैं पूछ लेती हूँ। जेंट्स से नहीं, कभी जेंट्स से पूछा है? कभी जेंट्स से पूछा है? नहीं, जेंट्स से तो नहीं पूछा है। क्यों जेंट्स से क्यों नहीं पूछा है? नहीं, मेल से क्यों नहीं पूछा? शायद है ना, मेरे पास ज्यादातर फीमेल पेशेंट ही है। ऐसा क्यों है? हमारे पास तो सब आते हैं, फीमेल भी आती है, मेल भी आते हैं। हाँ, सब आते हैं, लेकिन हाँ तो फिर मेल से पूछा क्यों नहीं? क्यों नहीं पूछा मेल से, ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? मेल से इतना ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया है। अरे तो शादी क्या वो गहने पहन के आएगा या मंगलसूत्र भर के आएगा? हाँ, वो तो सही बात है आपकी। हाँ तो क्या वो क्या मांग भर के आएगा आदमी? क्या शादी हो गई मेरी? और क्या होता है, जेंट्स पेशेंट होता है ना मेरे यहाँ, तो उसकी वाइफ के साथ ही आते हैं, दोनों साथ ही आते हैं। हाँ, गंजे आदमी को, हाँ, उसको मैं पूछ लेती हूँ कि शादी बाकी है क्या। उससे से पूछते हो गंजे से? अच्छा, बाकी हाँ, पूछ लेती हूँ उनको तो मैं पूछ लेती हूँ। आपके मन में कोई शर्म है पूछने में या कोई झिझक है? हाँ, कभी कभी मेरे दिमाग ऐसा रहता है, क्योंकि जो नॉन पेशेंट रहते हैं ना, उसके सामने मैं इतना क्वेश्चन नहीं कर सकती हूँ। अब ये बताओ, ये इनकी टिमिडिटी है या शाइनेस है? देखो यहाँ पे भी बड़े डिवाइडेड लोग हैं, शाइनेस लिख रहा है, कोई टिमिडिटी लिख रहा है। आप क्या लिखोगे अपने बारे में, शाइनेस के टिमिडिटी? मेरे लिए तो थोड़ी शाई फील कर रही हूँ, शाइनेस। शाई। आपके गाल लाल हो जाते हैं सेब की तरह? ऐसे होना चाहिए ना। हाँ, सही बात है।
ठीक है। शादी करके कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो कैसे बता रहा, भाई शर्माना मत, बोलो यार कैसे लग रहा है शादी करके। अच्छा, टिमिडिटी क्या होती है? अब बताओ, टिमिडिटी और शाइनेस में क्या फर्क होता है? नहीं समझ में आ रहा बेटा? नहीं सर। अच्छा, तो क्या पढ़ते हो, प्रैक्टिस कर रहे हो? 4th ईयर में सर। मरीज एक तरफ से आपके पास आता है, तब हल्का सा चेहरा नीचा करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। और उस वक्त हमको भी ऐसा लगता है कि हम भी थोड़ा बहुत एम्बेरस हो जाते हैं। तुम्हें प्रभावित थोड़ा ना होना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम तो नेकेड ही रहोगे हमेशा। ए फिजिशियन इज ऑलवेज ए नेकेड, उसको कोई शर्माना नहीं आता फिजिशियन। हाँ बोलो। और टिमिडिटी एक तरह से वो झिझक होती है, कैसे? रुक के बोलता है, सर जैसे सर मेरी आज तक अभी तक सर शादी नहीं हुई सर, थोड़ा कुछ घर का प्रॉब्लम सर, ऐसा कुछ है सर, तो सर इस तरह से बताता है वो। इंटर्नशिप में हूँ सर। इंटर्नशिप कर रही हो तो कभी टिमिडिटी वर्ड सुना तुमने रेपर्टरी में, मटेरियल मेडिक? हाँ सुना है। तो कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे? मतलब जो टिमिड पेशेंट होगा ना सर, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, करेज नहीं होगा उसका बोलने में। करके दिखाओ जरा। अगर उससे पूछेंगे कि तुम्हारी शादी हुई है, तो जो शाय होगा वो शर्मा जाएगा। और शादी के बाद फिर शर्माना खत्म हो जाता है बेटा, उसके बाद अब जरा जाते हैं। जो टिमिड होता है वो इतना बोलेगा नहीं फिर सामने। अच्छा चलो, अब देखो मेरे को देखो, कॉन्फिडेंस होता है ना वो इससे नीचे होता है। अब कैसे इसकी बुद्धि लगाना, ठीक है? टिमिड यहाँ से होता है, इससे नीचे, और शाइनेस यहाँ से होती है, उससे ऊपर। शाइनेस के सारे सिम्टम चेहरे पे नजर आ जाते हैं। अरे देखो, जब हम शर्माते हो ना, किसी को कहते हो शर्माते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अच्छा ये बताओ, अब जैसे कोई हमारे पास आता है, अच्छा कोई ऐसी बात बताओ यार जो तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें जब गुस्सा आता है कभी, तो तुम अपने फादर से कभी कुछ कह देते हो, या कोई ऐसी बात है, या शर्मिलापन ऐसे कुछ, तुम किसी से कुछ चीज मांगनी पड़ जाए, या तुम्हें कोई कुछ कह देता है या कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, तो तुम्हें कैसे आता है? तो वो थोड़ा सा शर्माने का तरीका यही मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर का जो हिस्सा है सारा, ये वाला हिस्सा, वो थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा टेंस होता है। हाँ ऐसा होता तो है। अच्छा भाई ये बताओ, अच्छा ये बताइए, आपको मेंसेस में दर्द होता है आपको? ये एक तरह का मिलापन है, ठीक है? थोड़ा सा बताते हुए तो लगता है कि एकदम से कैसे बता दे, एकदम से कैसे मांग लूं। अच्छा शाइनेस है, एकदम से कैसे मांग लूं, एकदम से कैसे कह दूं, तो थोड़ा टाइम लेते हैं शाइनेस वाले लोग, थोड़ा टाइम लेते हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। डॉक्टर साहब एक बात बतानी थी आपको, रह गई। अब यह क्या बतानी थी डॉक्टर साहब? बात ये थी कि ना वो कभी कभी सुबह जब उठते हैं ना तो पेशाब में ना जलन होती है डॉक्टर साहब। तो भैया पहले क्यों नहीं बताया? हाँ डॉक्टर साहब मन में तो हाँ बताती हूँ, फिर मैंने चलो क्या पता जब आप पूछ ही लेंगे अपने आप ही तो ही ठीक है। ये सब टिमिडिटी के फार्मूले हैं, ओके? कि जहां आप वेट कर रहे हैं कि दूसरा आदमी कुछ ऑफर करे, दूसरा आदमी ऑफर करे। अब आपकी जेब में, आप कोई शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, आपकी जेब में पैसे नहीं है और आप घुस जाते हैं बड़ी शॉप में। अब घुस तो गए, अब आपको वहां पे एक शर्म सी आएगी कि पैसे, उसने कोई लेडी आ गई पूछने के लिए, हाँ क्या चाहिए आपको, हाँ सोच के बताते हैं। आप वहां पे शाइनेस में थोड़ा सोचते हो। टिमिडिटी भी क्या, टिमिडिटी इससे नीचे का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टिमिडिटी कैसे होती है, जैसे आप थूक को सटक रहे हैं, थूक सटकी है सबके सब, सटकी है, थूक को अंदर लीजिए, स्वेलो करो थूक को, करो करो सब करो, थूक को स्वेलो करो। हाँ इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे हरकत कैसे होती है। डॉक्टर साहब एक बात बोल रही थी डॉक्टर साहब, मैं सच सच बताऊंगा, आपकी दवाई से ना फायदा नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, टिमिडिटी कहते हैं जैसे कि आप थूक निगलते हो, जैसे कुछ चीज
अंदर से गले से अटक गई है, अंदर नहीं जा रही। अब बात जो है, इसे क्या कहते हैं, टिमिडिटी को, जो बात है वो गले में अटक गई है, ना निकली जा रही है ना उगलाई जा रही है। बात समझ में आई मेरी? यस सर। क्या समझ में आई सर? शाइनेस में मतलब अगर आप उनसे कोई शादी के बारे में पूछो कि अगर हो गई है तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, जैसे भी तुम्हें कोई ऑफर करता है, तुम्हारे को कोई काम कहता है तो तुम कर देते हो, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो ले लेते हो, या मना कर देते हो? नहीं, ऐसा मन तो करता है नहीं ले, फिर अब शर्म आती, थोड़ा सा मैं शर्मीला हूं डॉक्टर साहब, ना नहीं कह पाता। ऐसा नहीं है कि शादी ये लिंक नहीं है। आप अगर शाई है तो हर जगह शाई है, आप एक तरीके से शाई नहीं हो सकते, ठीक है। अब टिमिडिटी का मतलब ये हो रहा है कि ना तो ऊपर, ना तो बोला जा रहा है ना निकला जा रहा है, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपको क्या लग रहा है कि टिमिडिटी कमजोरी नहीं है, ओके। ये कोई कमजोर आदमी नहीं होता टिमिडिटी वाला, इसको अपनी बात रखनी नहीं आती टिमिडिटी वाले को, कि बात रखूं कैसे मैं अपनी जाकर, कोई कुछ क्या ना दे मेरे को। टिमिडिटी को ये होता है कुछ क्या ना दे कोई, डॉक्टर नाराज ना हो जाए। जैसा एक बात थी, वो अब पेशेंट उठ के उठने वाला है, सर एक बात कह दूं, अब देखो मेरी बात को सुनिए यहाँ से, ठीक है। जैसा एक बात कह दूं, अगर आप बुरा माना ना सकते, ये होती है टिमिडिटी, जिसमें लगता है बुरा ना मान जाए कोई। शर्माने में तो मैं शर्मा रहा हूं कि मेरे को खुद को शर्म आती है कि मैं कोई बुरा, ऐसी कोई चीज ना हो जाए जिसमें कि जो शर्मानापन आ जाता है उसके अंदर, खुद को बुरा लगना या दूसरे को बुरा लगना। तो शर्माने में खुद को बुरा लग रहा होता है, मैं कैसे मांगू। टिमिडिटी में दूसरे को बुरा ना लग जाए इसलिए नहीं कह पा रहा। अच्छा, तुमने वीडियो देखा? यस सर। देख लिया, चलो अच्छा किया। बोर तो नहीं लगा था? नहीं सर। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या लगी थी? अच्छा सब लोग लिखो, सबको अच्छी बात क्या लगी वीडियो में, सब अपने अपने एक ही लाइन लिख देना, ज्यादा मत लिखना, बाकी ये बताएंगे। हाँ भैया, तुमको क्या अच्छा लगा? सर आपने वो दोनों का डिफरेंस समझाया ना, एपिस और आर्निका का, वो अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा? जिससे तुम्हें प्रैक्टिस कर सको, जिससे तुम्हें हौसला आया हो, कोई ऐसी चीज है जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आया हो। हाँ सर, वो आपने फर्स्ट या सेकंड सेशन में समझाया था ना कि हम वो बेसिक समझाया था ना आपने, कि जिससे हम प्रैक्टिस कर सके। पेशेंट को समझना चाहिए और सीधे उसकी डिजीज को नहीं समझना चाहिए। पेशेंट क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। मैंने दो चीजें बताई थी, सिमिलिमम और राइट रेमेडी में क्या डिफरेंस है? हाँ सर। क्या बताया? सर सिमिलिमम में राइट रेमेडी उसको कहते हैं जो सिर्फ उसको इंजरी हो तो सिर्फ इंजरी ठीक होगी, अगर सिमिलिमम होगी तो पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा। यस सर, देखा। ठीक है, सिमिलिमम की क्या परिभाषा, बाकी सबको फटाफट। आपने सर बताया कि सिमिलिमम है वो सिस्टम को हेल्प करेगी, और जो कैसे सिस्टम कहाँ होता है बॉडी में? सिस्टम कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम ठीक है या खराब हो गया? वो पेशेंट को इरिटेबिलिटी और सब सिम्टम जब आएंगे तब उनको पता चलेगा कि पेशेंट को। सिस्टम कहाँ है? बॉडी में एक सिस्टम होता है। सिस्टम किसको कहते हैं? सब चीज आपस में मिली जुली। तुम्हारे घर का कोई सिस्टम है? तुम्हारे घर का क्या सिस्टम है? बड़े जो है वो ऐसे करते हैं, छोटे उनका आदर करते हैं, फिर सुबह ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच बनता है, डिनर बनता है, फिर सुबह सब उठते हैं, प्रणाम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, सब एक सिस्टम में चलते हैं, सब के सब एक सिस्टम में चलते हैं। यस सर, कोऑर्डिनेट करके सिस्टम। अब उसमें से एक जो है जगह, जैसे सुबह सब लोग गुड मॉर्निंग करते हैं, एक सिस्टम है घर का, ठीक है। उसमें से अब एक जना जो है तुम्हारे घर का भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, माँ, कोई भी, वो इसको फॉलो नहीं करती, तो क्या होगा? सिस्टम को खराब हो जाएगा ना सर सब। हाँ, तो क्या है, सिस्टम जब सही चल रहा होता है। अब सिस्टम किसको कहते हैं बता, लिखो भाई, व्हाट इज द सिस्टम? अच्छा, कैसे पता चलेगा भाई? तेरा सिस्टम ठीक है बॉडी का? हाँ सर, अभी तो ठीक है। कैसे पता तेरे को? कहाँ मीटर लगा हुआ है? कहाँ लगा है मीटर? दिखा जरा अपने मीटर, दिखा घूम के, या छत पे या सर पे कहीं लगा हुआ है, लिखा हुआ है इसका सिस्टम ठीक है, इसका सिस्टम खराब है, इसको दवाई दे दो, इसको मत दवाई दो। कहाँ लिखा भाई? बड़ी आसान है। जब खुद ही पता आपका सिस्टम ठीक है तो पेशेंट को तो तुम पकड़ लेते हो एक ही मिनट में।
क्यों भाई? जब आपका सिस्टम ठीक होता है तो आपके जो ऑर्गन है ना, जो बॉडी में काम कर रहे हैं, उसका आपको एहसास नहीं होता। क्या आप अपनी हार्ट बीट सुन रहे हैं? सब बताओ, यस के नो? आर यू एबल टू हियर योर हार्ट बीट? अपना हार्ट कभी बीट करता हुआ? नहीं, जब सर एंजाइटी होती है तब हार्ट बीट सुनाई देती है। हाँ, ये समझने वाली बात। पेशेंट जब आपके पास आता, सर मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज हो रही है, इसका मतलब उसका सिस्टम जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा। जब आपका सिस्टम काम कर रहा होता है, जब आपके घर में एसी होता है, एसी की आवाज आती है कभी भी? घड़ 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 नहीं आती ना? काम करता है ना एसी, तब पता लगता है एसी ठीक है। जब एसी में थोड़ी सी भी गड़गड़ की आवाज आती है तो आप कॉल करते हो मैकेनिक को। तो क्या होता है सिस्टम, तब आपका सिस्टम ठीक है, ये पता चलता है जब आप अपनी किसी भी चीज को एहसास नहीं कर रहे। आपको पता है आपका माइंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं पता ना आपको? हाँ नहीं पता, लेकिन जैसे उसमें प्रॉब्लम आती है तब पता चलता है कि आपने पेशेंट को समझाना है, ये समझाना है कि देखो भाई, आपका जब तक सिस्टम ठीक होता है, आप अपनी बॉडी की आंखों को देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, ये सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिक चल रही होती हैं, ऑटोमेटिक। तो हम जब बीमार होते हैं तो हमारे अंदर कौन सी प्रॉब्लम आती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। किसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के सिस्टम कर देता है, सारा का सारा सिस्टम खराब कर देता है वो। तो आपके अंदर एक वायरस जाता है, वो सारे सिस्टम को हिला देता है। इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम के हिलने से जो काम हार्ट को करना होता है वो किडनी कर रही है, जो किडनी को करना है वो लीवर कर रहा है, जो लीवर को करना है वो पैनक्रियास कर रहा है। ये आपस में तालमेल नहीं बैठता किसी का। इसको कहते हैं सिस्टम का डिसऑर्डर हो जाना। अब क्या होता है कि जब आपका किडनी खराब हो गई तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर आपकी किडनी का इलाज करने की शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता कि किडनी खराब क्यों हुई है, वो उसका लिंक नहीं बनाता। उसको ये नहीं पता कि सिस्टम में कहां फॉल्ट हुआ जिससे किडनी खराब हो गई। क्यों ये बात समझ में आ रही है? यस लिखो फटाफट या नो लिखो। जिनको समझ में आई पहले तो ये लिखो यस, इतनी बात समझ में आई आपको? यस के नो पहले लिखो। ये सिस्टम समझ में आया कि सिस्टम किसको कहते हैं। और एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या फर्क हुआ? एलोपैथी लोकल काम करता है, वो क्या करता है, नाक खराब हुआ है तो नाक को ठीक करेगा, लेकिन नाक के पीछे कारण क्या है उसको नहीं पता होता। अब हम लोग, जब मेरे पास एक पेशेंट आता है ब्लड प्रेशर का, तो मेरे को ये पता करना होता है कि ये ब्लड प्रेशर हुआ क्यों उसको। कहानी यहां शुरू होती है, होम्योपैथी यहां से शुरू होती है कि इसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई। हम ब्लड प्रेशर ठीक करने नहीं बैठ जाए फटाफट। ब्लड प्रेशर का पेशेंट आया, हाँ जी कितना ब्लड प्रेशर है, चेक करो फटाफट, हो आपका तो बहुत ज्यादा है, चलो जी आप पैसिफ्लोरा ले लो, आप कॉडी ये ले लो, वो ले लो। ये बेवकूफियां नहीं करनी आपको। पहले तो हमारा काम ये है कि सिस्टम में कौन सा फेलियर हुआ जिससे कि हार्ट उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई। है हमारा, हम कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। तो स्पेशलिस्ट हो क्या या किडनी की स्पेशलिस्ट हो? वही हो ना? नहीं। हमें ये समझना है कि अगर पेशेंट को बीमारी हुई है तो हुई क्यों। अगर उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, फॉल्ट आया। या हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमेशा अंडरस्टैंडिंग मैन मत लेके आओ बीच में। सिस्टम का फॉल्ट कहां हो गया उसको ढूंढोगे, उसको ठीक करोगे। अब पेशेंट आपसे बोलता है कि डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? इंटेंसिव कंप्लीट हुई, इंटेंसिव अभी कंप्लीट हुई। ठीक है, अब तुमसे पेशेंट पूछेगा कि ये मेरा ब्लड प्रेशर कितने दिन में ठीक होगा, क्या जवाब दोगी? तुम्हें कितने दिनों में ठीक करना है? वो मैं तो कल ही ठीक कर दूं। क्यों ठीक करना है? अरे मेरा हार्ट है, मैं चाहता हूँ कल ठीक कर दूं। अच्छा सुनो, समझो इसको। अगर तुम्हें अपने साथ, तो तुम्हें सबसे पहले होम्योपैथी में होना है ऑनेस्ट। तो ये तय कर लो। अगर तुम ऑनेस्ट हो तो पहले उसको बताओ भी देखो होम्योपैथी में तुम्हारे ब्लड प्रेशर को ठीक करने का हम सिस्टम के थ्रू एंटर करेंगे, हम सिम्टम के थ्रू एंटर नहीं करेंगे तुम्हारे अंदर।
हम तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल लेवल देख के ठीक नहीं कर सकते। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल 250 है, तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड इतना है, तुम्हारा लिपिड इतना है, तुम्हारा ऐसे हमारा काम ऐसे नहीं होता। हमें तो ये देखना होगा कि तुम अगर मेरे पेशेंट बन रहे हो, ठीक है, होम्योपैथी के पेशेंट बनते हो, तो हम सिस्टम को पहले ठीक करेंगे, सिस्टम तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ठीक करेगा। पहले सिमलीवम बाद में निकालना है, ये ठीक है, यस है कि नो है? आप पहले सिमलीवम निकालोगे या पहले सिस्टम में फॉल्ट निकालोगे? तुम्हारे नलके में से पानी नहीं आ रहा तो क्या करोगे? नलका बदलोगे या पहले पता करोगे कि पानी पीछे से कहां से नहीं आ रहा? क्या करोगे अमनी? पानी कहाँ से, मैं फॉल्ट कहाँ पे है, पानी क्यों नहीं आ रहा? हाँ, तो यही हमें करना है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इतना जमा क्यों हुआ, उसको बीपी की प्रॉब्लम हुई क्यों। तो मैं ये पेशेंट से शुरू, जब पेशेंट मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं उससे कहता हूँ पहले पता तो चल जाने दे भाई कि तेरी प्रॉब्लम तुझे हुई क्यों, मुझे क्या पता कब हुई ये प्रॉब्लम। जब तक मैं पता नहीं कर लूंगा कि सिस्टम में फॉल्ट कहाँ से आया, इमोशनल फॉल्ट आया या फिजिकल फॉल्ट आया, हमें नहीं पता। डाइट का एरर हुआ, तुमने ज्यादा परांठे खा लिए, ज्यादा फाफड़े खा लिए, ज्यादा जलेबी खा ली, हमें क्या पता तेरे को शुगर कहाँ से हुई है, ये हेरिडिटी हुई नहीं हुई। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं पहले नहीं भाग जाऊंगा, पहले मुझे पता चलेगा कि सिस्टम फर्स्ट। इसलिए सिमलीवम काम करता है, अगर आपको सिस्टम पता चल जाए, सिस्टम में फेलियर होता है। अब आपको पता चल गया कि सिस्टम में फेलियर यहाँ है, इसका सिस्टम यहाँ से फेल हो रहा है, तो जब आप सिमलीवम दोगे तो सिमलीवम क्या करेगा, वो सिस्टम उस एरर को ठीक करेगा जाकर। पहले पेशेंट, जब आपके पास शुगर का पेशेंट आता है, ठीक है, जब जो शुगर का पेशेंट आएगा, पूजा बुलानी, तुम शुगर के पेशेंट को क्या करोगी, उसको क्या समझाने की कोशिश करोगी? सर उनको बोलेंगे कि आपको शुगर हुई क्यों है, पास्ट में कोई ऐसे रीजंस रहे होंगे जिसके बाद आपको ये बीमारी शुरू हुई है, तो हम पहले उसकी जड़ तक जाएंगे, उसके बाद आपका सिस्टम ठीक होगा तो शुगर खुद ही निकल जाएगी। हम शुगर नहीं बेटा, ऐसे नहीं समझाना। देखो उसको क्या समझाना है कि देखो भी जो शुगर होती है वो दो तरीके से हो गई, या तो तेरे सेल जो है वो शुगर खा नहीं रहे, या तेरा पैनक्रियास फेल हो गया, इंसुलिन नहीं बना रहा प्रॉपर, ठीक है। अब तूने एलोपैथी की तरह रोज शुगर की दवाई खानी है जिससे तेरी इंटेस्टाइन में वो गोली इंटेस्टाइन में जाएगी, वो तेरी शुगर को खत्म करती है रोज के रोज। एक तो तरीका ये है, या दो तरीके हैं। होम्योपैथी में तो दूसरा तरीका है, होम्योपैथी में ये तरीका नहीं है हमारे पास कि तेरे को रोज दवाई दे, रोज तेरा शुगर ठीक कर दे, ये नहीं बताना उसको, ठीक है। अब हमारे पास दो चीजें जिसका हमें नहीं पता कि तेरे अंदर कौन सा फॉल्ट है। तेरे सेल शुगर नहीं ले रहे हैं इंसुलिन होने के बावजूद, या तेरा पैनक्रियास शुगर नहीं बना रहा, ये हमें नहीं पता, ये कहां से फॉल्ट हुआ ये भी नहीं पता हमें अभी, ठीक है। अब ये बता तूने क्या ठीक करवाना है। अगर तो तूने शुगर की तरह दवाई मांगनी है तो निकल जा, तू शुगर की दवाई खा, मेटफॉर्मिन खा, गोली खा, ठीक है। हाँ, अगर तूने अपने इन चीजों को ठीक करवाना है जिसका मुझे भी नहीं पता कि इनमें फॉल्ट किसका हुआ, अगर पैनक्रियास का फॉल्ट हुआ है, वो इंसुलिन कम बना रहा है या नहीं बना पा रहा, जिसका मुझे नहीं पता, आप इंसुलिन चेक करवाते हैं, ठीक है। तो पहले मेरी दवाई जाके तेरे पैनक्रियास पे काम करके उसको ठीक करके तेरा शुगर ठीक करेगी, या तेरे सेल शुगर नहीं खा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं उनको ठीक करेगी। ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। अब ये आंसर ठीक है या तेरा आंसर ठीक था, ये बता। सर आपका आंसर ठीक था, क्योंकि ये चीज आपने नागपुर सेमिनार में समझाई थी, तो मैं पेशेंट को उसी तरीके से समझाती हूँ जैसे ये इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन। अब हमने इंसान को एक सोच दे दी, तूने क्या सोचना है, तेरे को यहाँ जाना है या तेरे को वहां जाना है, अब सोच बैठ के। अब हम नहीं सोच रहे, अब वो पेशेंट सोच रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। उसको गोली खानी है तो गोली खा जा कर, तूने शुगर ठीक करानी है तो हमारे पास दो ही तरीके हैं इसको शुगर ठीक करने के। मेरे को नहीं पता तेरे को शुगर कैसे ठीक होगी। अब तेरा पैनक्रियास कल ठीक होगा 6 महीने में ठीक होगा, 6 साल में ठीक होगा, मुझे नहीं पता। लग ही रहा है, लग रहा है ना डर। हाँ। किस बात से डर रहे हो? पेशेंट पर मेडिसिन वर्क करेगी नहीं करेगी, मैं पेशेंट को समझ पाऊंगा, वो सब। हाँ, ये तो अभी अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हार्ट में क्या समस्या हुई तुम्हें तो नहीं पता ना, तुम हार्ट स्पेशलिस्ट तो हो नहीं था, तो तुम्हें उसको बताना पड़ेगा ना कि होम्योपैथी में क्या कर सकते हो तुम उसके लिए। होम्योपैथी में क्या कर सकते हो हार्ट पेशेंट के ब्लड प्रेशर कैसे ठीक करोगे? तुम डेली दवाई नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि डेली खाओ डेली ब्लड प्रेशर ठीक कर दो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऑनेस्ट रहोगे उतनी तरक्की करोगे।
जी सर। ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो क्या होगा, डायबिटीज का पेशेंट है, लोगे या नहीं लोगे, या कैसे ठीक लेंगे सर। उसे समझाएंगे कि जो ब्लड प्रेशर की तकलीफ है वो रिजल्ट है, लेकिन जो जिस कारण से हुआ है उस कारण पे वो मेडिसिन एक्ट करेगी, वो सही होगा, फिर वो अपने आप सही होगा। क्योंकि हमें क्या सिखाया डॉक्टर हनीमैन ने, रूट कॉज, हमें जड़ तक पहुंचना है, रूट तक का। वो बीमारी कहीं से शुरू होती है, बचपन से लेके 30 साल से लेके 20 साल से लेके 10 साल से लेके, कहीं ना कहीं उसका एक रूट होता है, रूट कॉज। रूट अंदर नहीं होता, रूट कॉज होता है, तो सिस्टम को फेल कर देता है टोटल। तो सिस्टम कैसे फेल होता है, रूट कॉज की वजह से। आपको वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना, वो रूट कॉज कहाँ था इसका, बीमारी का। इसी तरह से जब पेशेंट आता है आपके पास, उसका हम प्रेजेंट पकड़ते हैं। प्रेजेंट मतलब उसका प्रेजेंट में रूट प्रेजेंट क्या है, आज वो क्या चाहता है आपसे। अब सपोज करो पेशेंट ब्लड प्रेशर का आया आपके पास, ठीक है। अब उसका रूट कॉज तो एक हो गया बीमारी जानने का। अब जानना ये है कि प्रेजेंट में वो तुमसे क्या लेने आया है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा क्या ठीक करूं, ये प्रेजेंट है उसका। अब हम प्रेजेंट पे आ गए, तुम क्या चाहते हो, तुम ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हो 10 साल से 15 साल से, मुझसे क्या चाहते हो, होम्योपैथी से तुम क्या चाहते हो। ये हो गया रूट, प्रेजेंट रूट इसका। क्या चाहता है वो आपसे, सर मैं चाहता हूं कि मैं गोली छोड़ दूं। क्यों छोड़ दूं, गोली खाते रहो, क्या दिक्कत है। हमें नहीं पता उसका रूट प्रॉब्लम क्या है आने का, उसका रूट प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज पता चल गया। अब पता करना है रूट प्रॉब्लम क्या है उसकी, प्रेजेंट में उसकी समस्या क्या है ब्लड प्रेशर को लेके। सर मेरे डर लगता है मैं मर ना जाऊं, ये उसकी रूट प्रॉब्लम हो गई। अब तो पहले पता चला रूट कॉज क्या है, अब पता चलेगा रूट प्रॉब्लम क्या है उसकी, इशू क्या है, उसका आने का मतलब क्या है, मकसद क्या है मेरे पास आने का। तुम्हें पता है होम्योपैथी क्या चीज होती है, होम्योपैथी कैसे ठीक करती है, ये उसको पूछना है पेशेंट को। नहीं सर मेरे को तो नहीं पता होम्योपैथी कैसे काम करती है, मेरे को तो ये पता है कि ये परमानेंट काम करती है, जेंटल काम करती है। जेंटल तो खैर पता ही नहीं किसी को, ठीक है, और रैपिड भी नहीं पता किसी पेशेंट को। तो पेशेंट को ज्यादातर क्या पता है, होम्योपैथी कैसा काम करती है। मैंने 3 चीजें बताई थी अपने वीडियो में। पेशेंट के हिसाब से होम्योपैथी क्या काम करती है, कोई भी पेशेंट ले लो दुनिया भर का, जड़ से मिटा देते, यही लेके आता है पेशेंट। सुना है कि होम्योपैथी जड़ से मिटा देती है। हाँ मतलब उसका कहना क्या है कि परमानेंट। तो उसने जो हमारा जो फार्मूला है ना, रैपिड जेंटल परमानेंट, उसको पकड़ लिया। लेकिन बात ये है कि ये चीज बिक रही है मार्केट में, और इसी के लिए लोग आते हैं हमारे पास कि हाँ हमारा काम जो है परमानेंट ठीक करना, परमानेंट ठीक करना है। लेकिन हम पेशेंट से बोलते हैं कि भी परमानेंट ठीक करना है, तो तुम्हारे मन में ये क्यों आता है कि परमानेंट ठीक होना है। अगर तुम बीपी के पेशेंट भी हो, अगर तुम सारी उम्र बीपी के पेशेंट रह भी लिए मरने तक, तो प्रॉब्लम क्या है, परमानेंट ठीक होके करोगे क्या। ये हमारी जानकारी लेने का हिस्सा, इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन। हमें वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है जो उसके दिमाग में चल रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन क्या हुई, जो उसके दिमाग में चल रहा है वो डिकोड करना, टू डिकोड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द पेशेंट। लिखो इसको, टू डिकोड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द पेशेंट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसको डिकोड करो, डिकोडिंग करो उसकी। तो आपको उसको डिकोड करना होगा कि उसके माइंड में प्रेजेंटली क्या चल रहा है। अगर ब्लड प्रेशर है उसको साइड पर रख दिया, अभी ये बताओ ब्लड प्रेशर से तुम्हारी समस्या क्या है, क्यों ठीक करवाना चाहते हो, ठीक करवा के क्या फायदा है तुम्हें। और ना अभी अगर तुम्हें ब्लड प्रेशर अभी है, तो अब हम समझना 6 स्टेट कैसे समझेंगे, हाउ टू अंडरस्टैंड द 6 स्टेट ऑफ द पेशेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर। तुम खाना क्यों खाती हो ये बता, सिंपल आंसर दे, तू खाना क्यों खाती है। क्या कि फंक्शनिंग रहे बॉडी का, इसकी वजह से। अरे तेरे को भूख एनर्जी मिले। हाँ 6 स्टेट वो होती है कि ब्लड प्रेशर होते हुए तुम्हारी समस्या क्या है। तुम्हें हमने पेशेंट का ब्लड प्रेशर के सिम्टम लेके बैठ जाओ, उसको बोलो तुम्हें इस समय ब्लड प्रेशर है, तो मुझे तुम्हारी 6 स्टेट पता करनी है कि ये तुम्हें कैसे प्रभावित कर रही है। सर इससे मेरे को नींद नहीं आती, ये 6 स्टेट है। इससे मुझे डॉक्टर साहब रात को चिंता होती है, ये 6 स्टेट है उसकी। हमें 6 स्टेट को
ढूंढना है, उसकी दवाई देनी है 6 स्टेट की जो उसकी बीमारी ठीक। क्या आप बात समझ में आई? 6 स्टेट की। अगर पेशेंट को बुखार हो रखा है, डेंगू है, उसको कोरोना है, ये उसकी डिजीज है, उसकी 6 है कि वो लेटा हुआ है, किसी से मन नहीं करता बात करने का, चुप हूं, रोटी नहीं खाई जा रही, टेस्ट नहीं आ रहा, ये उसकी 6 स्टेट है। हम जब दवाई देंगे तो सबसे पहले ठीक होगी उसकी 6 स्टेट, उसको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, उसको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, उसका मन अच्छा होगा, फिर उसकी डिजीज ठीक होगी, फिर उसका कोरोना ठीक होगा। एलोपैथी कोरोना को कैसे ठीक करती है? उसका बुखार उतारती है, उसका टेस्ट का नहीं पूछती। हम जब कोरोना ठीक करें, टेस्ट और स्मेल पहले ठीक हो जानी चाहिए, सेंसेस पहले ठीक होंगी। सबसे पहले कोरोना में टेस्ट और स्मेल का जाना क्या है? उसकी सेंसेस को अफेक्ट कर रही है, वो सेंसेस को खा रही है। सेंसेस को वापस लाना इमीडिएटली। तो 6 स्टेट इसको कहते हैं जब नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, टॉयलेट नहीं आ रहा, लूज मोशन लग गए हैं, ये 6 स्टेट हो गई उसकी। इसको पहले ठीक करो, फिर बीमारी की तरफ ध्यान दो। तो पेशेंट से ये पूछो तुमको डायबिटिक है, ठीक है, उसको अलग रख दो। अब ये बताओ कि डायबिटीज की वजह से तुम्हारी जो पूरी बॉडी है, तुम्हारा मन है, उस पर क्या असर कर रही है ये? जब वो हटा दोगे तो डायबिटीज तब जाके ठीक होगी। तो ये पेशेंट को समझाना है कि पहले तेरी 6 स्टेट ठीक होगी, तब तेरी डिजीज स्टेट ठीक होगी। आप ये बता कि तू बीमार कैसे है? सर मैं बहुत बीमार हूं। तो समझा भाई तू बीमार कैसे है? मुझे तो पता नहीं चलता तू कैसे है, हमें कैसे पता चले कि पेशेंट बीमार है? डायबिटीज से वो बीमार है तो बीमार को पकड़ो ना, बीमार में क्या सिम्टम है, उसके लक्षण, बीमार के लक्षण को ठीक करो उसके। सो आपने क्या किया? पहले आपने एक रूट लेना है पेशेंट का कि वो बीमार कहाँ से शुरू हुआ। शुरू में सबसे पहले क्या हुआ था? सर सबसे पहले आपको बताऊं, 10 साल पहले मैंने ना जलेबी खा ली, 5-7 जलेबी खाया, उसी दिन मुझे लग गया कि मेरा गला सूखने लग गया। अब यहां से उसकी 6 स्टेट शुरू हुई जो डायबिटीज के पास आगे बढ़ी। अब बात यह है कि प्रेजेंट किसका है? पेशेंट को 10 साल से सिम्टम आ रहे हैं, प्रेजेंट में कौन सा तंग कर रहा है उसको? प्रेजेंट में 6 स्टेट के अंदर कौन कर रहा है वो पूछो। 6 स्टेट का प्रेजेंट निकालो आप, ये भी कैलकुलेशन है मैथमेटिकली। आपने डिजीज से 6 स्टेट निकाले, 6 स्टेट से प्रेजेंट स्टेट निकालो आप उसका। प्रेजेंट में इस समय 6 स्टेट में कौन सी चीज तंग कर रही है तेरे को? सर सबसे ज्यादा मेरे को तंग कर रही है डॉक्टर साहब इस समय नींद। डॉक्टर साहब नींद तंग कर रही है मेरे को, नींद को पकड़ के बाहर निकाल लो, बाकी सबको छोड़ दो। अब नींद के अंदर प्रीडोमिनेंट निकालो कि नींद में तेरे को सबसे ज्यादा क्या तंग कर रहा है नींद के अंदर। सर नींद में सबसे ज्यादा क्या तंग कर रहा है डॉक्टर साहब के? मेरे को जब नींद नहीं आती मैं सुबह फ्रेश नहीं होता। अब ये बड़ी तंग कर रही है ये जो फ्रेश सुबह में सुबह उठ के सारा दिन खराब हो जाता है मेरा, मैं फ्रेश फील नहीं करता, तो काम करने का मन ही नहीं करता। इसको पकड़ो, उसको निकाल के बाहर ले आओ। अच्छा ये तुम्हें कैसे प्रभावित कर रही है? सर ये प्रभावित ये कर रही है कि सर मेरी इनकम बहुत गिर गई, मेरी कमाई गिर गई सारी की सारी डॉक्टर साहब। अब मुझे चिंता आ रही है कि डॉक्टर साहब मेरी रोटी कैसे चलेगी। अब इसको बाहर निकाल लो। अब रोटी की चिंता आ रही है, चिंता कब से है डॉक्टर साहब? कल से डॉक्टर साहब बहुत चिंता आ रही है डॉक्टर साहब, पूरी रात हो गई, कल तो मैंने सोचा यार ऐसे तो मैं भूखे मर जाऊंगा। अब इसको कन्वर्ट कर दो रूब्रिक में, फियर ऑफ पॉवर्टी। क्यों भैया? ऐसे सीक्वेंस तैयार करके पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है। अब जब आप रूब्रिक बनाने से पहले कहाँ रुकोगे? रूब्रिक बनाने से पहले आपने एक जगह रुकना है। आपने ये कहना है कि पेशेंट को, अच्छा तो तुम्हारे मन में इस समय ये आ रहा है कि मैं भूखा ना मर जाऊं, क्या ये ठीक है कि गलत है? वो तो वही बताएगा ना कि आपने मेरे को सही समझा कि गलत समझा। yes, तो रूब्रिक बनाने से पहले आपने पेशेंट से कंफर्म करना कि जो बातें तुमने मेरे को बताई मैं उसको ऐसे समझा, अब तुम बताओ कि मैंने सही समझा या गलत समझा तुम्हें। अब ये तो वही बताएगा ना कि गलत समझा कि समझा। अब वो बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ये बात आपने मेरी पकड़ ली, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बात मैंने कई डॉक्टर को समझाने की कोशिश करी, किसी के पल्ले नहीं पड़ती बात, वो मेरे को बोलते थे नहीं तुम गलत हो। अब आपने जो बात डॉक्टर साहब पकड़ी है ना, ये बात सही पकड़ ली आपने लास्ट में, जो लास्ट में आपने पकड़ते हो ना। सो आपने क्या किया, केस को लेते 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 बिल्कुल लास्ट में एक उंगली के ऊपर, एक उंगली पे आ गए। अब पेशेंट से पूछना ये उंगली ठीक है? अब वो कहता है हाँ जी सर ये उंगली ठीक है।
बस तो समझो आपका काम बन गया। यहीं से आपको रूब्रिक बनाना है। रूब्रिक पहले मत बना देना जब तक ये उंगली ना मिल जाए, एक उंगली। तो पेशेंट से पूछना, हाँ भाई ये मैं समझा, उंगली पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा, ठीक बोला या गलत बोला, सही बता, या ये उंगली ठीक थी या ये उंगली ठीक, बता दोनों में से कौन सी उंगली ठीक। अब वो बोलता नहीं सर ये वाली ठीक है, ये पक्का, यही है मेरे मन में, मेरे को यही डर है, पक्का ना, दवाई दे दूं? हाँ ना? यस सर। मेरी उंगली पकड़ लोगे तो कुछ नहीं होने वाला, पेशेंट की उंगली पकड़ना, उसको देख। अब तू जब आपको फाइनल दवाई देनी है, रूब्रिक बनाना है, कोई सिम्टम लेना है, उससे पहले रुको, उसको बोलो कि ऐसा है, तुमने जो मेरे से अभी 10 मिनट बात करी, मैंने इस आपकी बात को समझा है कि आपको इस समय बहुत लग रहा है कि मैं भूखा मर जाऊंगा, क्या ये बात ठीक है? हाँ सर ठीक है। क्या यही बात है जो तुम्हें तंग कर, यही बात तंग कर रही है? 100% है? हाँ सर 100%। पक्का है? पक्का है। दोबारा बता दो उसको, इसी बात पे 5 मिनट खर्च करो उसके। वो कह दे बिल्कुल पक्का हो गया, एकदम 100% सर यही बात है, तो दवाई देनी है, ठीक है, रूब्रिक बनाना है। अब जब आप फॉलो अप करोगे तो क्या करोगे, फॉलो अप में उसको यही उंगली दोबारा दिखाओगे, बस, ये सारा नहीं दिखाना, तो लाइफ सिंपल हो जाएगी। उसको पूछो भैया ये बता, ये डर है तेरे को? नहीं सर ये तो उसी दिन गायब हो गई, दवाई लेते ही गायब हो गई, बस केस खत्म, केस खत्म। पैसा आ जाओ जेब में डालो और घूमो आराम से, ऐश करो होम्योपैथी में। होम्योपैथी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिंपल है, उसका एक तरीका फॉलो करो, तरीके से फॉलो करोगे, प्रिंसिपल याद रखोगे, 6 स्टेट याद रखोगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन याद रखोगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन का मतलब उसकी 6 स्टेट को जानना है, उसको समझना है। उसको समझाना कुछ नहीं है, तुमने कभी मत समझाना पेशेंट को, कभी उसको जवाब मत देना, किसी भी बात का जवाब नहीं देना उसको। तो तुम क्या करोगे, पेशेंट तुमसे पूछता है डॉक्टर साहब खांसी क्यों हो रही है, क्या पाओगे? खांसी 10 दिन से क्यों है, इसके तो 1000 कारण हो सकते हैं। जब जाके एक्सरे करवा के आ जा, फिर गले का, अगर तो कुछ ज्यादा ही जाना है तो जाके ऐसा कर, गले का जांच करा के आ। नहीं सर जांच नहीं करवानी, जांच करा कर पता कैसे चलेगा? सर आप बता दो ना क्या है, तू कह रहा खांसी है तो खांसी होगी ना, मुझे क्या पता क्या है। अब पेशेंट ने क्या कहा, खांसी, तो तुम क्या बोलोगे, अदरक? तुम भी तो खांसी बोलोगे ना, खांसी को खांसी बोलोगे, तो फिर सिंपल है ना भैया, तू क्या बोल रहा, तो मैं भी तेरी खांसी को खांसी बोलूंगा ना। अब मैं कोई चाय तो बोलूंगा नहीं उसको, अब खांसी क्यों हुई है उसकी जांच करवा ले, अब मुझे क्या होता है तुमको खांसी क्यों हुई? अब तू मेरे पास क्यों आया, ये पूछने आया कि खांसी क्यों है या दवाई लेने आया? नहीं सर मैं तो दवाई लेने आया हूं, तो फिर दवाई लेना, फिर खांसी को पूछ रहा है फिर मेरे से। इससे क्या हुआ, मैं प्रवोक कर रहा हूं उसको, ये प्रवोकिंग है, मैं डरा नहीं रहा उसको, समझो इसको, मैं प्रवोक कर रहा हूँ। चलो भाई अब निकल लो सारे के सारे, हैं 3 घंटे हो गए बोलते बोलते, 2.5 घंटे, कितना धैर्य है मेरे में। डॉक्टर साहब मैं ना जब मुझे गला खराब होता है ना, मैं ठंडा नहीं पीता। अच्छा यार ये समझा कि तेरा जब गला, देखो हमारा वर्ड क्या आ रहा है, सब लिखो, मैंने क्या वर्ड यूज किया हिंदी में, लिखो मैंने एक वर्ड यूज किया। हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन को कैसे यूज करते हैं, समझा, पेशेंट को बोलना है, ये समझा जब गला खराब होता है तो ठंडा पानी क्यों नहीं पीता भाई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे इनोसेंट बन जाओ जैसे आपको पता ही नहीं है। तो यहां से क्या निकलेगी, इस क्वेश्चन से क्या निकलेगा बताओ, कौन सा प्रिंसिपल आ रहा है इस क्वेश्चन को निकालने से? मेरा जब गला खराब होता है मैं ठंडा पानी नहीं पीता, तो मैं पेशेंट से कहता हूं मुझे ये समझाओ कि गला खराब होने के कारण तुम ठंडा पानी क्यों नहीं पीते। अरे भैया इससे पता चलेगी इंडिविजुअलिटी, कहते हैं इंडिविजुअलिटी, कि तुम्हारे सामने जो पेशेंट बैठा है, अगर पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब सभी करते हैं, सभी लोग करते हैं सर, जब गला खराब हो डॉक्टर साहब ठंडा पानी कौन पीता है? अरे भाई मुझे क्या पता ठंडा पानी पीते हैं क्या नहीं पीता, तू बता, तू ठंडा पानी तूने क्यों बंद कर दिया ठंडा पानी पीने, तुम बताओ ये बात। तो हम अच्छा इसी से तो ये तो है होम्योपैथी पढ़ने का तरीका, ये भैया आप इंडिविजुअलिटी तलाश कर रहे हो। पेशेंट क्या कहता है, ऐसे तो सर गला खराब होता है जब खट्टा खाता हूं, जब मैं खट्टा खाता हूं तो मेरा गला खराब हो जाता है। अब इसमें उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है,
खट्टा खाने से गला खराब होता है तो सभी का हो जाता है, तो हमें तो मालूम है एज ए फिजिशियन, ये मुझे मालूम है, वो फिजिशियन नहीं है, वो अकेला आदमी है, वो अकेला है, उसका गला खराब होता है। तो ये हमें इंडिविजुअलिटी जानना है कि ये बताओ भैया तुम जो है खट्टा खाते क्यों हो? जब गला खराब होता है तो मत खाना भाई, क्यों खाता है फिर खट्टा? सर अच्छा लगता है बहुत। अब ये अच्छा लगता है, ये उसकी इंडिविजुअलिटी हो गई। खट्टा खाने से गला खराब होता है फिर भी वो खाता है, क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना उसकी क्या हो गई? क्या हो गई? इंडिविजुअलिटी हो गई। मैं खट्टा इसलिए खाता हूं सर डॉक्टर साहब कि मेरी वाइफ जो है ना वो प्लेट में डाल देती है अचार, तो मुझे खाना पड़ता है। ये क्या हो गई? ये उसकी मजबूरी हो गई। तो भाई तू मना क्यों नहीं कर देता? सर अब क्या करूं, कैसे कहूं? अब मुझे लगता है चल डाल दिया, खा लो। ये उसकी टिमिडिटी हो गई। समझ रहे हैं आप? इंडिविजुअलिटी को ढूंढो फिर रूब्रिक ढूंढो। तो पहले इंडिविजुअलिटी क्या है बंदे की? इंडिविजुअलिटी यही है कि जो आदमी जिस तरह के जो प्रॉब्लम लेके आया है वो उसको जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है वो उसकी इंडिविजुअलिटी है।